आ जाओ, इज माई वॉइस ऑडिबल? आ जाओ। चालू कर दिया इसको फोकस करके? कहाँ पे हम लोग? शेड्यूल 10। भाई आप लोगों को मंडे को डेफिनेटली आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा और उसके बाद का भी पीडीएफ तैयार हो जाएगा। हम लोग पीडीएफ में चलेंगे, है ना? अभी बस लिखेंगे। Schedule 10. You already know in the original constitution which was enacted on 26th of January 1950, how many schedules were there in the constitution? 8. 12 कौन बोला रे? 8 था, 8. Now at present how many schedules are there? 12. That is 9, 10, 11, 12 they were added later on, and something which is added in the constitution later on which was not there in the original constitution, it definitely needs a constitutional amendment act. So by what constitutional amendment act this schedule was added in the constitution? 52nd Constitutional Amendment Act 1985. ठीक है? Now with what this schedule is related? Anti-defection law. Anti-defection law. हिंदी में इसे कहते हैं दल बदल कानून। दल बदल कानून, ठीक है? नाउ देयर आर 2 आर्टिकल्स रिलेटेड टू दिस। आर्टिकल 102 and article 191, and that also clause 2. This is clause 2 and this is clause 2. Now what is there in the article 102 clause 2? And disqualification of member of parliament, disqualification of MPs, disqualification of MPs कहाँ से डिस्क्वालीफाई होंगे? फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है? MPs ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ ये 102 में है। आर्टिकल 191 में क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ members of state legislatures in the state, ठीक है? मतलब विधायक जो MLAs होते हैं वो यहाँ से डिस्क्वालीफाई होंगे, और सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा के राज्यसभा के, वो इस आर्टिकल के अंदर उनके डिस्क्वालिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एंटी डिफेक्शन लॉ, और यू मे से ऑन द बेसिस ऑफ और अंडर द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 10, ठीक है? अच्छा, now there must be certain disqualifications also, कि what these members will do so that they may disqualify from their membership of the house, ठीक है? So now disqualification under schedule 10, disqualifications. Number one disqualification: if a member resigns from the political party upon whose ticket
ticket, he won the election. He won the election. And of course, after winning the election only, he became the member of the house. No, it may be any house. It may be Lok Sabha, it may be Rajya Sabha at the center, it may be Legislative Assembly and Legislative Council in the state. ये दोनों के लिए कॉमन चीज़ है, क्या है? अब देखो हिंदी में बोल देता हूँ, तुम लोगों को इंग्लिश पसंद है। कोई कैंडिडेट, कोई भी मेंबर, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, चाहे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो जिसे हम विधानसभा कहते हैं, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर हो जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, ठीक? अगर उसने किसी जैसे ये दीक्षा, इसको कौन सी पार्टी पसंद है? भगवा वाले, बीजेपी वाले। बीजेपी मतलब अमित शाह एला टिकट दे दिस, है ना? लोकसभा चुनाव होने वाला है और इसने ये गई और अमित शाह से बोली मेरे को बीजेपी टिकट देता है कि नहीं, टकले बोल। वो डर गया, बोला मैं दे रहा हूँ मैडम, भड़को मत। दे दिया बीजेपी का टिकट। बीजेपी के टिकट से ये खड़ी हो गई। कहाँ से? दुर्ग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ी हो गई, है ना? ये जीत गई, बीजेपी की टिकट से खड़ी हुई और ये जीत गई और ये लोकसभा की मेंबर बन गई। जो जीतेगा वो लोकसभा का मेंबर बन गया। लेकिन इसने जीतने के बाद क्या किया? इसने बीजेपी की मेंबरशिप पार्टी से रिज़ाइन कर दिया, है ना? बीजेपी की मेंबर हो बनेगी तभी तो टिकट देंगे। लेकिन इसने क्या किया? उस पार्टी को छोड़ दिया, बीजेपी को छोड़ दिया। अब मेरा काम तो हो गया, अब बीजेपी से क्या मतलब, मैं तो सांसद बन गई, 5 साल छापूंगी। इसने ऐसा सोचा। अब देखो, इसको नहीं पता था कि शेड्यूल 10 के बारे में। शेड्यूल 10 में है एक एंटी डिफेक्शन लॉ और उसमें पहला डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि इफ़ समवन resigns from the party upon whose ticket he has won the election and became the member of parliament or state legislature। इसने रिज़ाइन कर दिया तुरंत। बीजेपी ने क्या किया? बाहर नहीं किया। अभी बीजेपी ने पॉइंट आउट कर दिया किसको? स्पीकर। ये लोकसभा की मेंबर थी तो लोकसभा स्पीकर के पास ये मामला कर दिया, देखो शी हैज़ बिट्रेड अस। उसने हमारी पार्टी से टिकट पे चुनाव जीता और उसने पार्टी मेंबरशिप से इस्तीफा कर दिया। अब स्पीकर नोज देयर इज शेड्यूल 10। अब पहला डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? इफ़ अ मेंबर रिजाइंस फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी अपॉन हुज टिकट ही वन द इलेक्शन, मतलब ही गई। अब क्या करेंगे? स्पीकर क्या करेंगे? इसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे अंडर शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये लोकसभा की मेंबर नहीं रही। समझे? क्लियर है? ये समझे आप? नाउ सेकंड वन, इफ ही वोट्स अगेंस्ट हिज पार्टीज, देखो इफ he or she goes against whip, है ना, whip, और votes against party wish, against party wish, party wish। अब जितेश कांग्रेस की ओर से लोकसभा में सांसद है, एमपी है, ठीक है। और अभी जैसा चल रहा है, अभी चल रहा था ना ये कृषि बिल, एग्रीकल्चर बिल, जिस पे प्रोटेस्ट चल रहा है पूरा, बीजेपी ला रही, रूलिंग गवर्नमेंट ये बिल लाई थी, है ना। अब जैसे ही ये बिल आएगा तो ऑपोजिशन, ये कांग्रेस का है मतलब ऑपोजिशन में है, और ऑपोजिशन का काम क्या होता है? अपोज करना किसी भी तरह से, चाहे अच्छा बिल हो चाहे बुरा बिल हो, कोशिश पूरी भरसक करनी है कि वो बिल के खिलाफ ज़्यादा वोट हों। तुरंत कांग्रेस ने एक व्हिप जारी किया। व्हाट इज़ व्हिप? नाउ दिस, टेक दिस टर्म, व्हिप, WHIP। व्हिप इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्डर, व्हिप इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्डर। इट इज़ इश्यूड बाय एवरी पॉलिटिकल पार्टी टू इट्स मेंबर्स, पार्टी मेंबर्स, है ना। अब ये लोकसभा में कांग्रेस की ओर से एमपी है, तुरंत
कौन है अध्यक्ष अभी? राहुल गांधी। राहुल गांधी है ना, तुरंत एक विप इशू किया अपने मेंबर्स, वो विप इशू करे। राहुल गांधी अगर वाले कांग्रेस का कोई अध्यक्ष है ना, प्रेसिडेंट है, वो विप जारी करेगा तो वो विप किसके लिए होगा? उसके पार्टी के मेंबर्स के लिए। तो और उस विप में पॉलिटिकल ऑर्डर था, क्या था? देखो भाई, कल बीजेपी वाले एग्रीकल्चर बिल लोकसभा में आएंगे और कल वोटिंग होगी इस पर। हमें बीजेपी वालों को अपोज करना है, ये बिल पास नहीं होना चाहिए, बिल पास नहीं होना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये बिल पास ना हो। उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्डर विप जारी किया अपने सारे लोकसभा में जितने एमपी से ना कांग्रेस के, आपको कल होना ही होना है हाउस में प्रेजेंट, और आपको उस बिल के अगेंस्ट में वोट करना है। ये पॉलिटिकल ऑर्डर कांग्रेस ने इशू कर दिया। बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? नड्डा, जेपी नड्डा। नड्डा खाओ, नड्डा। नड्डा ने भी अपने पार्टी मेंबर्स के लिए विप ऑर्डर किया। देखो भाई, कल हमारी ओर से बिल आ रहा है, सारे बीजेपी के लोकसभा के मेंबर्स रहोगे लोकसभा में, है ना, और इस बिल के फेवर में आपको वोट करना है। ये ऑर्डर हो गया, पॉलिटिकल ऑर्डर उनके लिए, मेंबर्स के लिए। किसी ने इस विप का ऑर्डर का पालन नहीं किया। इसने क्या किया? ये हाउस में आया, प्रेजेंट भी रहा, लेकिन इसने अगेंस्ट में वोट नहीं किया। अब वोट नहीं किया, पता चली जाएगा। अब वो बौखला जाएगा, राहुल गांधी साला तू धोखेबाज है, तू, तेरे को वोट करना था अगेंस्ट में, तूने वोट नहीं किया, मतलब तूने फ़ायदा पहुंचाया बीजेपी को। अब ये फिर इस मामले को ले जाएंगे फिर लोकसभा के स्पीकर के सामने और बोलेंगे भाई इसको डिस्क्वालीफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एंटी डिफेक्शन लॉ। दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? डिस्क्वालीफाई। इज इट क्लियर? है ना? भले वो पार्टी झूठी हो, लेकिन आपको पार्टी भक्ति निभानी पड़ेगी, क्योंकि उस पार्टी ने ही आपको मेंबर बनाया है, उस पार्टी के टिकट पर ही आप मेंबर बने हो। ठीक है भाई? भाई ये सुनो, ये लोकसभा में मेंबर बनने से पहले ये कांग्रेस का पार्टी मेंबर है और कांग्रेस के टिकट पे जीता है। बनाया किसने? कांग्रेस ने बनाया। तो पार्टी के खिलाफ भी जाना डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, यही तो पॉलिटिक्स है। आपको पता है कि वो अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी आपको गरियाना है उसको, आप झंडा उठा के, है ना? कौन आते हैं ना, अभी आते हैं, एक्सेप्शन पे आते हैं। ठीक है, समझ यहाँ तक क्लियर है? सर तो वोट्स ही बस एक वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे अगर वो वोट नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ ये सारी चीज़ें हो सकती है। ये नहीं, ऑर्डर भी पॉलिटिकल ऑर्डर विप इशू किया उन्होंने कि आपको हाउस में आना है और गवर्नमेंट के हर एक मूवमेंट को अपोज करना है, लेकिन ये एब्सेंट हो रहा है, इट्स अगेंस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर, तो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक, इट्स अ पॉलिटिकल ऑर्डर, है ना? शॉर्ट में आप लिख लो, व्हाट इज द विप? विप इज अ पॉलिटिकल ऑर्डर। issued by every political party to its members, party members। ठीक, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ऑर्डर हुई तो उसको बीजेपी वालों को मानना है, ऐसा नहीं है, वो अपने मेंबर्स के लिए। क्या विप? विप पार्टी का प्रेसिडेंट करेगा ना। ये ऑर्डर इशू कौन करेगा? कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो करेगा, बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है वो करेगा, सपा का जो प्रेसिडेंट है वो करेगा। ठीक, ओके। नाउ थर्ड वन, if an independent candidate
joins any political party, joins any political party after winning, political party after winning, after winning. विवेक, लोकसभा इलेक्शंस, चलो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, अब ले लेता हूँ स्टेट से, ठीक है। स्टेट में असेंबली इलेक्शंस होने वाले थे, विधानसभा चुनाव होने वाले थे, एमएलए के लिए, है ना, विधायक के लिए। ये गया पहले भूपेश बघेल जी के पास, काका के पास गया, मेरे को टिकट दे दो आप कांग्रेस की, मैं अपने एरिया से उस वहाँ से मेरी पकड़ अच्छी है, मेरे को टिकट दे दोगे तो मैं वहाँ से जीत जाऊँगा। लेकिन नहीं दिया। फिर ये गया बीजेपी के पास, उन्होंने भी नहीं दिया। फिर ये सोचा आपके पास चला जाऊँ, वो टिकट दे दे शायद, उन्होंने भी नहीं दिया। अब ये हो गया गुस्सा, बोला साला मेरे को कोई पार्टी टिकट ही नहीं दे रहा है। ये बोला, अब उसको खुन्नस में आ गया। मैं बोला अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ूंगा। मैं 25 साल का हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ, मुझे अधिकार है इलेक्शन कंटेस्ट करने का। मैं जाऊंगा और मैं इंडिपेंडेंट निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भर के आ जाऊंगा, नॉमिनेशन भर के आ जाऊंगा, आगे भर के प्रचार वचार किया और जीत गया, निर्दलीय जीत गया। अब जब जीतेंगे ना, जब निर्दलीय जीतते हैं ना, तो जो विनिंग पार्टी होती ना, वो चाहती कि अपनी तरफ मिला ले। लेकिन अब इसने क्या किया, इसको आ गया लालच। ये जीता तो था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, लेकिन ये जीतने के बाद इसने, अब इसको काका ने ऑफ़र कर दिया 100 करोड़ का। 100 करोड़ विधायक बार ज़्यादा हो गए, नहीं 25 करोड़ का, 25 करोड़ का ऑफ़र दे दिया। और विवेक ललचा गया, यार 25 करोड़ मिला थे, ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बीजेपी इस मुद्दे को पकड़ लेगी, अपोजिशन पकड़ लेगी, इसका केस लोग जो असेंबली के जो स्पीकर होंगे ना, उनके सामने ले जाएगी और बोलेगी इसको डिस्क्वालीफाई करो। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीता था और इसने जीतने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, एंड ही इज डिस्क्वालीफाइड अंडर शेड्यूल 10। जब लोग को मालूम है कि हम लोग अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हम लोग अपने पार्टी में लेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो उसको ऑफर। अच्छा चलो, अब कंडीशन क्या बनी, सपोज दिस इज लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा है कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का, ठीक। सीजी का विधानसभा है ये, लेजिस्लेटिव असेंबली। कितनी सीट्स हैं यहाँ पर, 90 सीट्स। पूरे छत्तीसगढ़ में 90 असेंबली सीट्स पे चुनाव होंगे, इलेक्शंस होंगे। और रिजल्ट जब आया तो ऐसा आ गया, 44 कांग्रेस, 44 बीजेपी और 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते। 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते, ठीक। पहला चीज़ कि इसको मालूम है कि डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ना, लेकिन बैठे बिठाए अगर 50 करोड़ दे रहा है कोई भी, क्यों नहीं करेगा? क्यों वो 50 करोड़ क्यों दे रहा है इसको? अरे भाई ये हमारे पार्टी में तो शामिल नहीं हो सकता, लेकिन पिक्चर क्या है देखो, 44 किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए जितने सीट्स पर इलेक्शन हो रहा है उसके 50% से ज़्यादा कैंडिडेट उसके जीतने चाहिए। लेकिन इस इलेक्शन के रिजल्ट में क्या नज़र आ रहा है, कांग्रेस भी 44, बीजेपी भी 44, जबकि किसी क्लियर होने के लिए मेजॉरिटी, मतलब इस लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी अचीव करने के लिए मोर देन 50% ऑफ सीट्स जीतने चाहिए थे, किसी ने नहीं जीता। 44 मतलब अब रोल कौन प्ले करेगा? ये नहीं आया। भाई बार बार इलेक्शन कराना एज अ ह्यूज टास्क, बहुत पब्लिक मनी बहुत खर्च होता है ना।
तो गवर्नर विल ट्राई हिज बेस्ट so that there may be any he will try to find out any equation so that the government can be formed in the state, इलेक्शन दोबारा ना करवाने पड़े। 44 चलो मान लेते हैं बीजेपी 45, और डिटेल हम और पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी वो समय नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको जितना समझाना है उतना 44, लेकिन अभी भी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती बिकॉज 1 मोर सीट, 1 सीट और चाहिए। अब 18 काका, अब इनकी नज़र ये भी इधर भागेंगे, ये भी इधर भागेंगे। अब भाव बढ़ गया विवेक का, पता है इसको मेरी इंपॉर्टेंस अभी। अब ये इसको पता है, ये भी इधर से डील चल रहा है, इधर से ये बोल रहा है मैं 50 करोड़ दूंगा तेरे को, वो काका आके बोलते सब तोला 75 करोड़ दूँ। ले जैसे खबर आई कि 75 करोड़ में ये बिक रहा है, उधर से ऑफर आ गया 100 करोड़, उधर से ऑफर आ गया अबे 101 करोड़ देंगे तेरे साले, और तेरे साले को भी मंत्री बनाएंगे। अब ये और लालच में आ गया है, साला भी मतलब बीवी बहुत गुस्से में रहती, खुश हो जाएगी, उसको मंत्री भी बनाएंगे लोग। ये बोला अबे साला तो साला, मैं तेरी बीवी को भी मंत्री बनाऊंगा, तू हमारी तरफ आ। अब इधर वैल्यू बढ़ती जा रही है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की, यही होता है, मैं बता रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग, है ना, हॉर्स ट्रेडिंग। पॉलिटिकल स्फीयर्स में इसे बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है, खरीद फरोख्त, विधायकों और ये सांसदों का खरीद फरोख्त। अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो अब देखो, अब विवेक बोल रहा है साला मैं इधर जाता हूँ तो मरता हूँ, तो ये दुश्मनी पाल लूँगा, उधर जाता हूँ तो इधर ये लोग दुश्मनी पाल लेंगे। एक कैंडिडेट जो है वो इधर चला गया, बिक गया, तो ये 45, मतलब वो बोला कि भाई हाउस में जब मेजॉरिटी जिस दिन प्रूफ करना होगा मैं आपके फेवर में वोट कर दूंगा, तो आपकी तरफ 45 वोट्स आ जाएंगे। लेकिन एक विवेक का पेंच फंस रहा है, अब इन लोगों को ये पता था, ये देखो मान लो कोई क्लोज कनेक्शन भी था, देख यार, बोला नहीं भाई मेरे को उधर ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ज़्यादा मेरे को उधर मिल रहा है, मैं उधर की ओर चल दूँगा। और बोला एक काम कर भाई, तू उधर मत जा, तेरे को जितना पैसा वो लोग दे रहे हैं उससे ज़्यादा ही देंगे, एक काम कर तुम्हारे पार्टी में शामिल हो जा। वो उसके पार्टी में जाके मेंबर बन गया कांग्रेस का। उसको पता है कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा, और उनको भी पता है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन एक डील हो गई कि चल तेरे को कुछ नहीं, ना उसकी ना तेरी, तेरे को 150 करोड़ और तेरे साले को मंत्री बना देंगे, उसको कहीं से जितवा देंगे, ये डील हो गई। ये इसको पता है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, हो गया, लेकिन मिल तो गया 150 करोड़। सर और वो पहुंच नहीं जाएगा, ऐसा नहीं पहुँचेगा, गया, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सर बिना पार्टी बदले मेजॉरिटी में हेल्प कर सकते हैं? हाँ, बिना पार्टी बदले आप देखो, होता क्या है कि जब इलेक्शंस हुए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मोर देन 50 सीट्स नहीं जीतता है वो, तो गवर्नर उसे टाइम दे सकते हैं 1 मंथ का, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट इसकी है, तो जो गवर्नर होंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, इसको इन्विटेशन भेजेंगे, आप गवर्नमेंट बनाना चाहेंगे, जाहिर सी बात है ये कोशिश तो करेंगे, एक ही सीट चाहिए हमको, बोलेंगे यस सर हम गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, तो गवर्नर क्या करेंगे, इस पार्टी से जिनको डिसाइड किया उनको सीएम अपॉइंट कर देंगे, है ना। इस पार्टी से पार्टी डिसाइड करती है कि हम जीतेंगे तो हमारी ओर से सीएम कौन होगा, उन्होंने डिसाइड कर लिया, और कि हम हमारी ओर से सीएम ही होगा, सीएम अपॉइंट कर दिए, लेकिन कंडीशन है यू डोंट हैव द मेजॉरिटी, यू हैव ओनली विद इन 1 मंथ यू हैव टू प्रूव इन द हाउस दैट यू आर हैविंग मेजॉरिटी। अब वो कैसे तय होगा, 1 महीने के अंदर। अब इन्होंने इधर बिकवाली कर ली, सब कुछ फिक्स कर लिया, गवर्नर को नोटिस दिया, सीएम ने, जो न्यूली अपॉइंटेड सीएम है, नोटिस किया, सर ऑन दैट पर्टिकुलर डे वी विल प्रूव आवर मेजॉरिटी इन द हाउस। उस दिन गवर्नर सबको नोटिस चला जाएगा, सारे मेंबर्स को जितने भी जीते हैं, इस दिन बीजेपी अपना मेजॉरिटी प्रूव करेगी, और उस दिन वोट्स बीजेपी के फेवर में कौन कौन है इस हाउस से, वोट उसके फेवर में 46 चला गया, मतलब उसने अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर दी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने इसके बीजेपी के फेवर में वोट कर दिया, वोट कर सकता है, ये बाहर से सपोर्ट कर सकता है, ही कैन सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी आउट फ्रॉम आउटसाइड, बट he cannot join any political party if he has won the election independently. Is it clear with you all people? सर मतलब वो वोट कर देगा तो बीजेपी मेजॉरिटी में आ जाएगा, लेकिन वो मेंबर ज्वाइन नहीं कर, मेंबर नहीं बन सकता। मेरा वही क्वेश्चन। हाँ, क्लियर है।
लेजिस्लेटिव असेंबली में तो मेंबर रहेगा। रहेगा बिल्कुल, डिस्क्वालीफाई थोड़ी हुआ, उसने पार्टी ज्वाइन नहीं की, उसने बाहर से उनके फेवर में वोट करके सपोर्ट दे दिया, समझे? सर ऐसा म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनाव जो पार्षद चुनाव का होता है उसमें अगर कोई जीतता है फिर उसके बाद पार्टी लीव करना चाहता है तो वो अलग चीज़ है, वो उसको अपन जब पढ़ेंगे पंचायत म्यूनसिपैलिटी ना, वहाँ देखेंगे, है ना? अभी कंफ्यूज मत हो, ये क्लियर है? नाउ 3 डिस्क्वालिफिकेशन हो चुके हैं ना, एक और डिस्क्वालिफिकेशन देखना है, 4th वन। यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, मंडे से हो जाएगा, आपको सिर्फ समझना होगा, बाकी सब नोट्स में रहेगा। ये देखो, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? केतन, चुरेंद्र, आशीष, कोई क्वेश्चन आप लोगों को? इज इट क्लियर? वाई नो कुछ लिखो। Okay, clinic all clear. Churendra, any questions? Any questions? Say yes or no. If there is any question, say okay. Fine. If a nominated member joins any political party after 6 months, इसका मतलब 6 महीने से पहले ज्वाइन कर सकता है, इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब तो यही हुआ, नॉमिनेटेड जो मेंबर होगा वो 6 महीने से पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन अगर 6 महीने फ्रॉम द ज्वाइनिंग ऑफ द हाउस, जिस दिन हाउस ज्वाइन करता है उस दिन से 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो देन ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। क्यों? आपके मन में एक सवाल आएगा, सर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा था तो आप बोले डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो 6 महीने से पहले कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है, इसका मतलब ऐसा क्यों? देख लो, देखो क्या होता है नॉमिनेटेड मेंबर्स का किस्सा क्या होता है। सपोज दिस इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ छत्तीसगढ़, सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ छत्तीसगढ़। ओ नहीं, ऑफ सीजी, ये एसएल है, दिस इज लेजिस्लेटिव असेंबली, दिस इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली आई एम क्रिएटिंग दिस नाउ, देयर इज नो लेजिस्लेटिव काउंसिल इन छत्तीसगढ़ एंड दिस इज द पोस्ट ऑफ 7up। 7up का ऐड देखो कभी बचपने में, ऐसा कुछ रहता था वो ऐसे, दिस इज गवर्नर, दिस इज गवर्नर ऑफ अ स्टेट। अभी तो नहीं है प्रोविज़न, अभी प्रोविज़न नहीं है, लेकिन पहले क्या था, वन मेंबर, वन एंग्लो इंडियन कैन बी नॉमिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। ठीक, चलो समारू डिकोस्टा एंग्लो इंडियन है ना भाई, आधा भारतीय है, बाप उसके इंडियन थे, सिटीजन थे, और माँ उनकी
इटली की सिटीजन थी, तो दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ वो आधा आधा हो गया। समारू डिकोस्टा ये एंग्लो इंडियन है, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। ही इज़ एन एंग्लो इंडियन। वाई ही इज़ कॉल्ड एंग्लो इंडियन? बिकॉज हिज फादर इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड हिज मदर इज़ अ सिटीजन ऑफ अ यूरोपियन कंट्री। ठीक, इसलिए ये एंग्लो इंडियन कहलाएगा समारू डिकोस्टा। अब देखो क्या हुआ, गवर्नमेंट बन गई, इलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट बन गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बन गई, स्टेट की स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मुखिया कौन, हेड कौन? सीएम। काका, काका सीएम है। ठीक, अब एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करना है, क्योंकि 90 सीट्स पर एक एंग्लो इंडियन खड़ा था। एक एंग्लो इंडियन खड़ा था, वो था पीके लुड़के। पीके लुड़के वो भी ऐसे ही थे, एंग्लो इंडियन थे। वो चुनाव में खड़े हुए थे लेकिन हार गए, क्योंकि एंग्लो इंडियंस दे कैन ऑल्सो कंटेस्ट इलेक्शन। हार गए। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इफ वन एंग्लो इंडियन मस्ट रिप्रेजेंट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। पहले का था ना, अब नहीं है। अब नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पहले की प्रोविज़न जो थी उसमें क्या था कि एक एंग्लो इंडियन कम से कम होना चाहिए, है ना। पीके लुड़के एंग्लो इंडियन था, वो खड़ा हुआ लेकिन वो हार गया। अगर वो जीत जाता तो वो जो प्रोविज़न है पूरा हो जाता कि एक मेंबर तो एंग्लो इंडियन बन गया है। तो देयर वाज नो नीड ऑफ समारू डिकोस्टा टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली। बट पीके लुड़के, एन एंग्लो इंडियन कैंडिडेट, ही did not win that election. So कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न है उसे पूरा तो करना है। एक भी एंग्लो इंडियन नहीं बना, यहाँ मेंबर नहीं है। सो नाउ इन दिस केस द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट विल नॉमिनेट समारू डिकोस्टा एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। बट द क्वेश्चन इज, गवर्नर क्या अपने मन से किसी को नॉमिनेट कर देंगे? ना, गवर्नर उसी को नॉमिनेट करेंगे जिसको काका एडवाइस करेंगे। ये एडवाइस करेंगे, है ना। ये बोलेंगे हाँ भाई समारू डिकोस्टा एक ठन एंग्लो इंडियन है, भेजेंगे इसके पास नाम, बोलेंगे एला ते नॉमिनेट कर दे लेजिस्लेटिव असेंबली में। और क्या करेंगे गवर्नर फिर? तो ये किसका है? ये जो रूलिंग पार्टी जो सीएम होगा ना, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसके मन पे डिपेंड करता है कि वो किसको नॉमिनेट करवाए। क्योंकि गवर्नर कैन नॉट नॉमिनेट अ पर्सन अपॉन हिज ओन डिस्क्रिशन, ही इज सपोज टू एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ सीएम ऑफ द स्टेट। सीएम जिसको बोलेंगे उसे नॉमिनेट करना पड़ेगा। एंग्लो इंडियन होना चाहिए प्रोवाइडेड। एंग्लो इंडियन है, नाम गया और गवर्नर इसे साइन करके इसे मेंबर बना देते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक, मतलब जाहिर सी बात है ये विनिंग पार्टी का ही जो होगा कैंडिडेट वही नॉमिनेट होगा, जाहिर सी बात है ना। लूजिंग पार्टी का नॉमिनेट नहीं होगा। वो लोग उसका नाम देंगे क्यों भाई? जो उनके पार्टी की तरफ है उसी का नाम देंगे ना। और काका और ये बढ़िया जमता है, डिकोस्टा जो है इटली से मंगाता है, उनके लिए दिया। जाहिर सी बात है ये किसी रूलिंग पार्टी का होगा तो ये अपनी इस पार्टी को ज्वाइन करेगा, ज्वाइन कर सकता है, इसका अलाउ है। 6 महीने के भीतर तो अपनी पार्टी ज्वाइन कर ले, लेकिन 6 महीने के बाद ज्वाइन करेगा तो ये विल बी डिसक्वालीफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। इंडिपेंडेंट खड़ा होगा, अरे वो इंडिपेंडेंट खड़ा होगा, जीत गया, मेंबर बन गया, तो काहे नॉमिनेट होगा? नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी से खड़ा नहीं हुआ, उसका नाम क्यों देंगे ये लोग? ये खड़ा थोड़ी होगा। समारू डिकोस्टा कहीं दारू पी रहा था, समारू डिकोस्टा कहीं दारू पी रहा था, फोन आई काका के, अबे तोला नॉमिनेट तो नाम भेजा था गवर्नर के पास, तू मेंबर बनेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, और दारू पिया उस दिन खुशी में। कोई नहीं, वो घर में बोला ना, घर में बैठ के दारू पी रहा था वो डिकोस्टा। मतलब वो एंग्लो इंडियन है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है पता है? सिर्फ कि वो एक एंग्लो इंडियन है और काका का जान पहचान है उससे, है ना। और एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करवाना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी।
पहले थी, अब नहीं है, लेकिन पहले की केस में ऐसा था। तो काका ने इसका नाम भेज दिया गवर्नर के पास, 25 साल का है, कम से कम 25 साल का होना चाहिए। काका भेज दिए, बन गया मेंबर। सर जैसे इलेक्शन में खड़ा हुआ ये समाज, हाँ। और ये हार गया, तो सीएम इसका भी नाम रिकमेंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नॉमिनेट नाम दे देंगे, फिर बन जाएगा मेंबर। नॉमिनेट बिना इलेक्शन जीते बन जाएगा। सर 6 months मैंडेटरी भाई तुम्हारा नाम कोई क्यों देगा? तुम्हारा नाम, तुम भाई कांग्रेस के करीब हो, अपना समझ के तुम्हारा नाम काका भेजेंगे ना। साला 6 महीने बाद तू धोखा दे के बीजेपी ज्वाइन कर लेगा तो आए, 6 महीने बाद तू धोखा दे के बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। साला मैं मेंबर बनाया तेरे को। मेंबर को छूट है पार्टी ज्वाइन करने का, आप विद इन 6 months, आफ्टर 6 months वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा ना। क्लियर है? टाइम हो गया क्या? नहीं टाइम तो नहीं हुआ। तो वाई आर यू वॉचिंग योर मोबाइल फ्रीक्वेंटली? हाँ टाइम, अच्छा, मुझे लगा कि देरी हो रही तुमको बार बार। हाँ 9 बजे तक पढ़ाना। अरे मौला कोनो दिक्कत नहीं है, बैठो करे, बैठ जाओगे। अरे नया छात्र है, उससे पूछें वेयर आर फ्रॉम, कहाँ से हो? पीछे ही। अरे तो अब क्या दिक्कत, तुम कहाँ से हो? लोकल, यहीं से पास में, गया नगर से। ये है, इसको दिक्कत है। हाँ हाँ, साढ़े आधा घंटा भी और खींच देंगे आराम से। चलो समझ गए कि नहीं? अरे यार मैं अभी तो क्या बोला, मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ बस समझाने के लिए। यहाँ भी तो नॉमिनेट हो सकते हैं, यहाँ मेंबर नॉमिनेट हो सकते हैं। अभी तुमने वो क्लास की है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। ये भी तो नॉमिनेटेड हैं। ये बनने के बाद 6 महीने बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। भले यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ भी तो नॉमिनेटेड होते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये समझाने मैं इसको स्टार्टिंग करने से पहले बोला, हालांकि अब ये प्रोविज़न नहीं है, लेकिन समझने के लिए समझो। ठीक है? अरे चौथा वाला कहाँ गया? ये है। ठीक, ये 4 डिस्क्वालिफिकेशन है, आपको याद होने चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ दिस डिस्क्वालिफिकेशन इज नॉट अंडर शेड्यूल 10, नॉट अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या है? नंबर 1 इफ समझो इसको, समझे क्या? अब तुम लोगों को इंग्लिश ज़्यादा पसंद है। कोई कैंडिडेट अगर उस पार्टी से रिज़ाइन कर देता है जिस पार्टी से किसी टिकट पर उसने चुनाव जीता हो ना, पहला। दूसरा, अगर इफ ही वोट्स अगेंस्ट पार्टी विश और गोज अगेंस्ट विप पार्टी विप। तीसरा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। चौथा, इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months फ्रॉम द ज्वाइनिंग डेट। क्लियर है? ये 4 याद होने चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन। नाउ एक्सेप्शन, नाउ कम फॉर एक्सेप्शन। नाउ देर आर few persons, there are 2 exceptions for this schedule 10 exceptions। ये भी याद होने चाहिए एक्सेप्शन क्या क्या है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एक्सेप्शन रहता जरूर है क्वेश्चन में फंसाने के लिए। एक्सेप्शन देखो, देयर आर 2 एक्सेप्शंस। पहला, समझो इसको, ये तुम्हारी एक पार्टी है, एक इलेक्शन हो चुका है लोकसभा का और तुम सब जीते हुए कैंडिडेट हो। ये एक पार्टी है इधर, ये एक पार्टी इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 आप लोग एक पार्टी के मेंबर्स हो लोकसभा में।
इलेक्शन हो गया भाई, तुम्हारे पार्टी के मुखिया से, वे दीक्षा सबसे आगे बैठी है, पार्टी मुखिया है, पार्टी की हेड है, लेकिन ये दोनों का पीछे जब बैठे हैं इससे मनमुटाव हो जाता है। मनमुटाव इसलिए हो गया कि तूने चिकन पार्टी दी, हमको नहीं बुलाया, इस पे इनका मनमुटाव हो गया, पार्टी रखी हमको नहीं बुलाया। अब ये लोग खुन्नस में आ गए इससे, बोले साला इसको छोड़ेंगे, इस पार्टी को छोड़ेंगे। इन लोगों ने क्या किया, इससे मनमुटाव हो गया, इससे दुश्मनी हो गई, चिकन नहीं खिलाया इसने, तो ये लोग विपक्षी ऑपोजिशन पार्टी से मिंगल होने के लिए चल दिए, हम आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे, आप हमको बकरा खिला, हम तेरे को बकरा खिलाएंगे, मुर्गा क्या बात। ये गए, इन्होंने ज्वाइन कर लिया, डिस्क्वालीफाई हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने इलेक्शन जीता था इस पार्टी की टिकट से, तुमने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, यू आर डिस्क्वालीफाइड। बट कितने मेंबर्स हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लोग ये जानते हैं कि साला हम दोनों अगर गए हम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इन लोगों ने, अब इनको एक और चीज़ पता है, रुको, लेकिन इन लोगों को ये पता है कि अगर मैं अपने साथ कुछ और लोगों को मिला लूँ तो, और लोगों को मिला लूँ और फिर हम लोग ये पार्टी छोड़ें तो बच जाएंगे, डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे। कैसे? देखो कंडीशन क्या है, इफ 2/3 मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी leave together or resign from that political party together, है ना, और mingle with another इनको छोड़ दिया एक साथ, and mingle with another political party, and mingle with another political party, another पॉलिटिकल पार्टी, है ना। अब देखो एक्सेप्शन, हमें एक्सेप्शन देख रहे हैं, इफ 2/3 मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी लिव टुगेदर, उस पार्टी को एक साथ छोड़ देते हैं और एक साथ दे गो एंड ज्वाइन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। इन लोगों को ये पता है कितने हैं, 4 5 6 7 8 मेंबर्स हैं इस हाउस में, 2/3 कितना होगा इसका, 2/3 कितना होगा, 1/3 कितना हुआ 8 का, 2.66 समथिंग, तो 2/3 कितना होगा 5.2 समथिंग, मतलब 5.2 से ज़्यादा होना चाहिए ना, 6 लोग होने चाहिए। अब तुम दोनों क्या करोगे, और तुम दोनों और 4 लोगों को अपने साथ मिलाओगे, है ना, एक साथ पार्टी छोड़ोगे, एक साथ रिजाइन करोगे और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लोगे, बच जाओगे। वो सारे 6 का 6 डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसे ऐसा माना जाता है कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द पार्टी। 2/3 of the members they have difference in opinion with the party, so this will be called as party split. This will be called as party split, विभाजन, पार्टी में विभाजन हो गया, समझ गए? तो इस तरीके से तुम बच जाओगे। एक्सेप्शन समझ में आया? दूसरा, किसी को कोई शंका, कोई दर्द हो तो बिल्कुल दर्द का निवारण होना ज़रूरी है। उधर किसी को दर्द, कैसे कहता है, कोनो दर्द, कोई दर्द नहीं है, चल ठीक। 2, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स of the house
of the houses leave their political party on their own wish, leave their political party on their own wish, on their wish. On their wish. Every house they have, oh, एवरी हाउस, कोई भी हाउस होगा तो उसका एक मुखिया होगा, है ना, हाउस का हेड होगा एक। लोकसभा, आपको ऑलरेडी पता है कि लाइक लोकसभा वी हैव अ पैरेलल हाउस इन द स्टेट एज लेजिस्लेटिव असेंबली। इन दोनों के जो हेड होंगे, हाउसेस के हेड, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्पीकर कहेंगे। इनका कभी पेट खराब हो जाए, ये हाउस का बिजनेस कंडक्ट करने लायक नहीं होंगे, तो उनकी गैर हाजिरी में इस हाउस को, बिजनेस को लीड करने के लिए एक पोस्ट और होगी, कौन? डिप्टी स्पीकर की, दोनों जगह। ठीक, इधर चेयरमैन, द हेड ऑफ द राज्यसभा विल बी कॉल्ड एज चेयरमैन, और इसके गैर हाजिरी में वाइस चेयरमैन। यहाँ भी लाइक राज्यसभा, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। इजी है, भूलोगे? हैं? भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे? नहीं भूलोगे तो तुम लोग तो भगवान हो गए, हैं? बोलोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो कम भूलोगे, है ना, लेकिन भूलोगे। ये सारे लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कहलाएंगे बिकॉज दे प्रिसाइड द हाउस, है ना। लोकसभा स्पीकर, असेंबली स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन, लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन एंड द डिप्टीज, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर, दे आर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, है ना, दे प्रिसाइड द हाउस। ठीक भाई, किसी सभा का संचालन करने के लिए एक होता है सामने, तो ये ज़रूरी है। ये लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी अपने विश से, अपनी मन से, अपने जीतने के बाद, क्योंकि ये सारे जो है ना, ये दोनों, ये सब इस हाउस के मेंबर्स ही होते हैं, तभी वो इलेक्ट होते हैं। लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पहले इस हाउस के मेंबर्स हैं, इनका इलेक्शन होता है, फिर ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट होते हैं। यहाँ भी वैसे ही होता है, यहाँ भी वैसे ही होता है। बस चेयरमैन को छोड़ के, ये जो राज्यसभा का चेयरमैन को छोड़ के बाकी 7 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आप लोग देख रहे हो ना, दे आर एक्चुअली द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, है ना। इलेक्शन होता है स्पीकर के लिए, एक रूलिंग पार्टी एक कैंडिडेट खड़ा कर देती है, बीजेपी, जैसे बीजेपी रूलिंग पार्टी, वो अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेगी। अपोजिशन पार्टी अपने आप में बात करके वो एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और लोकसभा के मेंबर्स ही वोट करेंगे, और जिसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो स्पीकर इलेक्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, स्पीकर किसका इलेक्ट होगा? लीडर, जो पॉलिटिकल पार्टी की जिसकी सरकार है, उसी के मेंबर्स ज़्यादा हैं, उसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो जीतेगा। एक बात तो तय है कि हाँ, लोकसभा का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर रूलिंग पार्टी का होगा, है ना, जीत गए। वैसे यहाँ भी हुआ होगा, वैसे यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ वाइस चेयरमैन के लिए होगा ऐसे ही, लेकिन चेयरमैन के लिए नहीं होगा। क्यों?
because the chairman of Rajya Sabha is none other than the vice president of India. One who wins the election of vice president, he automatically becomes the chairman of Rajya Sabha. क्यों? क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट ना सिर्फ एक पोस्ट बना दिया, तो कोई काम धाम नहीं दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, काम धाम कुछ है ही नहीं, बस ऐसे ही एक पोस्ट बना दिया वाइस प्रेसिडेंट। तो जब प्रेसिडेंट मान लो बीमार हो जाते हैं ना, तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं, है ना, और बाकी समय काम नहीं, प्रेसिडेंट बीमार ही नहीं हुआ तो बस घूमते रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट, आई एम वाइस प्रेसिडेंट। तो एक काम करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को अपन एक काम कर दे देते हैं, जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन हो जाएगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो हम क्या बोलेंगे? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब समझे, हिंदी में बोलते हैं पदेन। पार्लियामेंट मेंबर नहीं होता। कौन? ये चेयरमैन नहीं होता ना, क्योंकि वो तो अलग ही है ना। तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अपने वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से ही वो राज्यसभा का ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा, इसलिए बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक, इसीलिए मैं वाइस प्रेसिडेंट को हटा रहा हूँ। बाकी सारे लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो जीते हो, अपनी पॉलिटिकल पार्टी अपने विश से ये बनने के बाद छोड़ सकते हैं और वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। ऐसा क्यों किया गया, बता सकते हो? ऐसा एक्सेप्शन इनके लिए क्यों दिया गया? दिमाग दौड़ाओ थोड़ा। सर, ताकि अगर कोई भी ऐसे डिसीजन ले तो वो बायस्ड ना हो। हाँ, क्योंकि भले ये इलेक्शन से पहले ये बीजेपी का मेंबर था, स्पीकर बनने से पहले, लेकिन जब ये स्पीकर इलेक्ट हो गया तो ही इज़ नॉट द स्पीकर ऑफ बीजेपी, एक्चुअली ही इज़ द स्पीकर ऑफ द हाउस। और हाउस का बिजनेस कंडक्ट करना इसकी जिम्मेदारी है, इसकी ड्यूटी बनती है कि बिना बायस हुए ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करे। इसलिए अब किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर रहेगा तो जाहिर सी बात है बायस डिसीजन देगा, इसलिए इनके लिए छूट है कि ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ सकते हैं। दे वोंट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। और जब स्पीकर पद इनका ख़त्म हो जाएगा तो वापस अपनी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑन पेपर इट इज़, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफ़ा दे भी दे, दिल तो अपने पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ही रहे, कहीं ना कहीं तो फेवर पहुंचा ही देगा, कहीं ना कहीं तो करेगा। जैसे क्या करेगा, हाउस में जब चिल्ला होगा ना तो बीजेपी वालों का अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कांग्रेस वालों को बोलेगा नहीं, ऐसा तो होगा। या बोल देगा अरे सुनना यार, तू ज़्यादा हाउस में जो है ज़्यादा इति करा था, ज़्यादा वो मत कर, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो सकता, हाउस के काम रोके बार ऐसे करा था, बहुत ज़्यादा गरिया था, समझाता तोला ते मोर है ना, मोर खास हस, हमारे पार्टी के मेंबर हस, तोला समझाता हूँ, नहीं ना कांग्रेस वाले मन पकड़ ली तोला, ऐसा हो जाए। समझ गए? दो एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस after becoming the presiding officers they can leave their political party on their own wish and they won't be disqualified under an anti-defection law. Clear hai? Now very important thing, who will decide on this issue of disqualification under anti-defection law? सबसे important point, anti-defection law में डिस्क्वालीफाई कौन करेगा, या शेड्यूल 10 में डिस्क्वालीफाई करने का पावर किसके पास है? किसके पास है पावर? एक्चुअली अगर लोकसभा के मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन की बात होगी, स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन की बात होगी तो कौन करेगा डिस्क्वालीफाई? स्पीकर ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस। स्पीकर ऑफ द लोकसभा के मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा स्पीकर। लेजिस्लेटिव स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई की बात होगी, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कौन करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर ऑफ दैट स्टेट। ठीक, अच्छा, और राज्यसभा के मेंबर की बात होगी या स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर की बात होगी तो कौन करेगा? चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ दैट हाउस, रिस्पेक्टिव हाउस, ये डिसाइड करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन।
एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। नाउ आपसे अगर कोई पूछ दे कि भैया ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किसी भी मेंबर को, हाउस के मेंबर को डिस्क्वालीफाई करते हैं, कैन दिस डिसीजन बी चैलेंज इन द कोर्ट? एक सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई मान लो लोकसभा के स्पीकर ने लोकसभा के किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक? कैन द डिसीजन ऑफ दैट लोकसभा स्पीकर ऑन अंडर 10th schedule और अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट? यस, यस। इसी को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता हूँ कि भाई बताओ, इज द पावर ऑफ स्पीकर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इज एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट मतलब फाइनल, इज इट? नो, the decision of the presiding officer in case of disqualifying any member can be challenged in the court. That is, the decision of the presiding officer under anti-defection law is not absolute. अगर मान लो स्पीकर ने बोल दिया डिस्क्वालीफाई तो डिस्क्वालीफाई, आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, तो हम बोलेंगे उसका पावर इस मामले में एब्सोल्यूट है, फाइनल डिसीजन होगा, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। The decision of the speakers of the presiding officers under anti-defection law is not absolute, बल्कि it can be challenged in the court. It can be challenged in the court. दीक्षा को डिस्क्वालीफाई कर दिया, अब दीक्षा पहुंच गई कहाँ? हाई कोर्ट। कहाँ पहुंचेगी? अपने स्टेट के हाई कोर्ट पहुंचेगी। हाँ भैया, मेरे को लग रहा है कि मेरे को गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई किया इन्होंने, है ना? अब हाई कोर्ट जांच करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कि भाई जो असेंबली स्पीकर ने दीक्षा को कहीं गलत तरीके से तो कहीं द्वेष में आकर तो डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। हाई कोर्ट ने पाया हाँ कि फेयर थी, लेकिन इसको डिस्क्वालीफाई द्वेष में आके किया। तो मान लो हाई कोर्ट ने बोला नहीं किया, सही किया, फेयर किया है, फेयर किया है। अब दीक्षा अभी भी नाखुश है, फिर ये कहाँ जाएगी? अप्रोच करेगी, अपील करेगी। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकती है। एक और मौका होगा इसके पास, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट अपील करने का। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला यस, द डिसीजन बाय द असेंबली स्पीकर इज राइट, ऑल राइट, तब तो गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया, यस द डिसीजन वॉज अनफेयर, तो फिर क्या होगा? ये वापस मेंबर, इसको मेंबरशिप मिल जाएगी। क्लियर है? आज थर्सडे क्या? हाँ, अगर डिस्क्वालीफाइंग का प्रोसेस होता रहेगा और उस बीच में वोटिंग करने का मेंबर का जब आएगा तो वो जो डिस्क्वालीफाई कर रहा है स्पीकर वो वोट कर सकता है? नहीं। ठीक है। जब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन चल रहा होता है ना, हाउस में प्रेजेंट हो सकता है, बट ही वोंट बी हैविंग दैट राइट जब तक फैसला नहीं हो जाता। हम पढ़ेंगे ना पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, ये सब पढ़ेंगे, वहाँ आगे वहाँ आएगा, बारीकी से आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 11th के लिए बस हो गया 5 मिनट, डोंट वरी। 11th schedule, and 11th schedule is related to पंचायती राज सिस्टम। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूर होगा, कौन सा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। By this constitutional amendment act, 11th schedule was added, and 11th schedule is actually related to the powers, authority and responsibilities of panchayat. How it is related to powers, functions and responsibilities of panchayats and
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, शॉर्ट में बोल देंगे अपन पंचायती राज, ठीक है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर? 29। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर अंडर पंचायती राज और अंडर 11th शेड्यूल? दे आर 29 सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब ये क्या है? देर आर 29 सब्जेक्ट्स ओवर विच पंचायती राज हैव पावर्स, है ना। उन पे पंचायती राज अपने लोकल रूल्स बना सकती है, पंचायत के लिए टैक्स कलेक्शन कर सकती है, ये सब। ये इसका डिटेल हम पढ़ेंगे जब हम पंचायती और म्यूनिसिपैलिटी पढ़ेंगे ना, तब। ठीक, अभी इतना ही। यहाँ एक खास बात है, क्या हो गया? 5 मिनट हो गए। यहाँ एक खास बात, इन विच ईयर दिस 11th शेड्यूल और पंचायती राज वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 1992, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि व्हेन वॉज दिस पंचायती राज इनैक्टेड इन इंडिया? ऐड हुआ 11th शेड्यूल में, लेकिन पंचायती राज एक्ट इनैक्ट कब हुआ? तो ये होगा आपका 1993। कब? 1993। कौन सा? 24th ऑफ अप्रैल 1993। ये डेट भी याद रखना। हाँ, यही है। ठीक है, ये क्लियर है दोनों डेट को? बोलेगा व्हेन वाज 11th शेड्यूल एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में 1992। बट व्हेन वाज दिस पंचायती राज इनैक्टेड और 11th शेड्यूल इनैक्टेड? 24 अप्रैल 1993। ये डेट में कंफ्यूज नहीं होना। फिर कुछ फैक्ट्स है। नागौर राजस्थान, नागौर कहाँ है? राजस्थान। वेयर इज इट? राजस्थान। इसके बारे में एक फैक्ट है, फ्री इंडिया में सबसे पहले पंचायत कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? फ्री इंडिया में ना, जब इंडिया आज़ाद हो गया तो सबसे पहले पंचायती राज इस्टेब्लिश कहाँ हुआ? नागौर, राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर, मतलब जब ये 11th शेड्यूल ऐड भी नहीं हुआ था ना, जब इनैक्ट भी नहीं हुआ था, तो भारत में सबसे पहले नागौर, एक गांव है कहाँ? राजस्थान में। नागौर जिला है, नागौर जो डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, वहाँ उसने सबसे पहले अपने यहाँ पंचायती राज इस्टेब्लिश कर लिया था, है ना, फ्री इंडिया में, इंडिपेंडेंस के बाद। देखो पहले क्या है, सबको छूट था। जब आप पार्ट 4 में जाओगे ना, तो वहाँ पे आप पता लगेगा कि आपको स्टेट कैन इस्टेब्लिश पंचायत, बट इट्स अपॉन देयर विश। लॉ नहीं था, लॉ बन जाएगा तो सारे सबको पंचायती राज अपने स्टेट में इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, हर गांव में। लेकिन लॉ नहीं था, तो स्टेट्स वेयर दे वेयर फ्री, दे कैन इस्टेब्लिश पंचायत इन देयर स्टेट और नॉट। तो इसमें इस समय सबसे पहले कोई किसने इस्टेब्लिश कर लिया था? नागौर, राजस्थान में पंचायती राज इस्टेब्लिश हो गया था। कब? ये याद होना चाहिए। लेकिन अब आपसे पूछेगा कि आफ्टर 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, वेयर वॉज 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 और आफ्टर अंडर 11th शेड्यूल द फर्स्ट पंचायती राज इस्टेब्लिश वेयर? ये भी क्वेश्चन पूछेगा। वेयर वॉज द फर्स्ट पंचायती इस्टेब्लिश्ड अंडर 11th शेड्यूल और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और अंडर पंचायती राज एक्ट? पूछेगा आपसे, तो आप बोलोगे कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द स्टेट, मतलब हम उस समय इसके पार्ट थे ना। मध्य प्रदेश ने इस्टेब्लिश किया था इन अमेंडमेंट के बाद। हाँ, कहाँ? 1993 में। मतलब सर 24 अप्रैल 1993 में सबसे पहले ये करा था। इसीलिए पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल। मध्य प्रदेश में मतलब सबसे पहले मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ पंचायती राज इस्टेब्लिश किया इस एक्ट के तहत, इस स्केड्यूल के तहत, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। क्लियर है? कोई दर्द? तू ड्रेस मंगाई थी, तू पहनी नहीं है?
अच्छा, राखी के लिए है। आ जाओ थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा झेल लो मेरे को। 12th शेड्यूल, लास्ट वन। पावर्स, फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटी। पावर्स, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। क्या है इसका शॉर्ट में, क्या बोलोगे आप? म्युनिसिपैलिटी तो याद हो जाएगा ना, म्युनिसिपैलिटी। और ये पावर्स, फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। वही नगर निगम, नगर पालिका, ये सब क्या है? वही तो है। पंचायत गांव में होता है, शहरों में म्युनिसिपैलिटी होता है। ठीक। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर? 18 सब्जेक्ट्स आर देयर। इसका भी थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 12th शेड्यूल वाज एडेड? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। सेम ईयर में हुआ, दोनों ईयर सेम है। ठीक है। और इनैक्ट कब हुआ? 1 जून 1993। इनैक्ट कब हुआ ये? 1 जून 1993। Chennai was actually the first city. 18 सब्जेक्ट्स देखो, सब्जेक्ट्स मतलब इस पे म्युनिसिपैलिटी को रूल्स बनाने का, अपने जुरिस्डिक्शन में रूल्स बनाने का पावर है, टैक्स कलेक्ट करने का पावर्स है, टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, ये सब है। वहाँ अपन क्या बोलते थे? लॉ बनाने का पावर है। स्टेट लिस्ट में इतने सब्जेक्ट हैं, वहाँ स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ बनाने का पावर है। यूनियन लिस्ट में इतने 100 सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पार्लियामेंट को लॉ बनाने का पावर है। वैसे ये भी बना सकते हैं, है ना, लोकल सब्जेक्ट्स। ठीक। इसमें ये सब गाय खलिहान और ये सब आते हैं पंचायती राज के सब्जेक्ट में। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और ये सब आता है, वो सब अपन पंचायती और वो पढ़ेंगे ना, तब ध्यान देंगे। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इट्स चाओ फ्रॉम माय साइड। स्टडी वेल। ठीक है। गुड नाइट।